साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही चुनाव परिणाम के रुझान आने लगे हैं। बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि नेताओं की भागाभागी और आपसी लड़ाई को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि नतीजे क्या होने वाले हैं। मगर इस सब से अलग कुछ चैनल दोस्तों नई गोटी सेट करने में लगे हैं, और वो भी ओपिनियन पोल के जरिए। आज उसकी भी सच्चाई आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस का झगड़ा है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में पार्टियों की लगातार बढ़ती संख्या भविष्य की हकीकत का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। आज मैं आपको दोस्तों दो राज्यों की कहानी दिखाऊंगा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। बस नजारे देखते जाइए। पहले बात मैं तमिलनाडु की करूंगा। तमिलनाडु में, और देखिए सब बड़ी खबर कितनी है ये आप समझिए, क्योंकि चुनावी माहौल है तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं दोस्तों। तो तमिलनाडु में देखिए क्या क्या हो रहा है। तमिलनाडु में ऑल इंडिया समथुआ मक्कल काची यानी AISMK इस पार्टी के नेता, और ये तमिल फिल्मों के कलाकार हैं, स्टार हैं, शरद कुमार, उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अपनी पार्टी का पूरी तरह से भाजपा में विलय कर रहे हैं। सोचिए, एक तमिल स्टार ने अपनी पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मिला दी है। और AISMK इसके साथ राजनीति शुरू करने वाले शरद कुमार ने कब सियासी पारी शुरू की जानते हैं? 2007 में। अब जब उन्होंने अपनी पार्टी का विघटन कर भाजपा में विलय ही कर दिया है तो खुद सोचिए, क्या ये तमिलनाडु की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते प्रभाव का संकेत नहीं है? वरना कोई तमिल स्टार अपनी पार्टी को भाजपा में विलय कर दे। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा का प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है? AIADMK। उसके सारे प्रमुख पूर्व नेता अपनी अपनी पार्टी के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसका एक धड़ा है AIADMK का, उसमें एक पनीर सेल्वम उसके जो नेता हैं उन्होंने भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। सोचिए। और दूसरी तरफ AIADMK के ही एक और नेता दिनाकरण अपनी पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। ओ पनीर सेल्वम और दिनाकरण की भाजपा के साथ सीट शेयरिंग की बात लगभग फाइनल हो चुकी है। वैसे AIADMK के दूसरे धड़े के नेता एक हैं पलानी स्वामी, जो खुद को असली AIADMK होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी ये विवाद है क्योंकि ये चुनाव आयोग के सामने है। और इस धड़े के साथ खड़ी जो अंबुमणि रामदास की पार्टी है PMK, वो भी एनडीए में शामिल होना चाहती है, भाजपा के साथ मिलना चाहती है। अब सोचिए, जिस तरह से भाजपा ने तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष जो के अन्नामलाई हैं सिंघम, उनकी एग्रेसिव लीडरशिप की ताकत पर राज्य में एक अच्छी बढ़त बना ली है, तो इन पार्टियों के एनडीए गठबंधन में आने से सीटों की संख्या कितनी बढ़ सकती है? आप खुद सोचिए, यह संभावना तो बढ़ गई है ना। अब AIADMK के जहां कई धड़े एनडीए में शामिल हो रहे हैं, वहीं तमिल मनीला कांग्रेस भी एनडीए में शामिल हो गई है। और इसके नेता, तमिल मनीला कांग्रेस के नेता हैं GK वासन। 26 फरवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई और उसके बाद ऐलान किया कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। वैसे AIADMK को लेकर एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है दोस्तों। राज्य में इसके दो धड़े हैं और उन दोनों के बीच चुनाव चिन्ह जो दो पत्तियां हैं उसको लेकर झगड़ा हो रहा है। दोनों धड़े अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और दो पत्तियों का जो चुनाव चिन्ह है वो पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। यानी लोकसभा चुनाव में अगर एक भी धड़ा को ये मिल गया तो वो तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। और इसीलिए एनडीए में शामिल होने के बाद ओ पनीर सेल्वम ने ऐलान किया है कि वो चुनाव आयोग से दो पत्तियों के चुनाव चिन्ह की मांग करेंगे। चुनाव आयोग ने अभी तक दो पत्तियों के चुनाव चिन्ह को किसी भी धड़े को नहीं दिया है और इस चुनाव चिन्ह को लेकर अदालतों में भी दोस्तों कई मुकदमे चल रहे हैं। और चुनाव आयोग से यह भी अपील की जा रही है कि इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया जाए। अब दो पत्तियों के चुनाव चिन्ह पर जो कानूनी स्थिति बन रही है उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही
पलानीस्वामी को नोटिस दिया है कि क्यों ना इस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया जाए। लेकिन बदलते राजनीतिक हालत और चैनलों के ओपिनियन पोल्स में आप देख लीजिए बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। अभी एबीपी वोटर ने 2 दिन पहले एक सर्वे किया और जानते क्या बताया कि तमिलनाडु में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी और सारी सीट मतलब 39 सीटें डीएमके और कांग्रेस को सभी 39 सीटों पर जीत मिलेगी। आप सोचिए। वैसे जब एबीपी वोटर की बात बता रहा हूं तो ऐसा ही तो एक ओपिनियन पोल इन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए भी किया नवंबर 2023 में। और उसमें क्या कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है और राजस्थान में कांटे की टक्कर है। याद है ना आपको? इस पर तो वीडियो भी बनाया हूं। अब लेकिन 3 दिसंबर 2023 को जब परिणाम आए तो एबीपी वोटर का सर्वे धरा का धरा रह गया और सारे आंकड़े फर्जी साबित हुए। यानी जिस तरह से तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे ने राजनीति को बदला है, आप समझिए कि क्या कुछ होने वाला है। और ये सर्वे कहां सच साबित होंगे, कहां पहुंचेंगे, आप खुद सोचिए। लेकिन यही परिस्थिति दोस्तों महाराष्ट्र में भी दिख रही है। भारी उथल पुथल मची हुई है। इंडिया अलायंस के गठबंधन की घोषणा हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन जो उद्धव की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बनी। आप सोचिए। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसकी समाप्ति के बाद ही ये सीट शेयरिंग फाइनल किया जाएगा। और राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो 17 मार्च को मुंबई में खत्म हो रही है। लेकिन अभी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। और जब तक ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी सीट तय नहीं कर लेंगी, तब तक जो शरद पवार की एनसीपी है और वंचित बहुजन अघाड़ी, फिर उनके साथ क्या सीट शेयरिंग पर बात होगी? हो ही नहीं सकती भाई। जो मेन लोग हैं वो तो कर ही नहीं पा रहे, तो बाकी कैसे करेंगे? लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के जो नेता है प्रकाश आंबेडकर, उनका धैर्य जवाब दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा है कि सीट पर जल्द निर्णय करें, नहीं तो वो आगे अपनी रणनीति पर काम करेंगे। और कांग्रेस और शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके बीच मैंने देखा 8 से 9 सीटों को लेकर मामला ऐसा उलझा हुआ है कि कोई भी पार्टी इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है। यानी जो कहना होता है ना कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, इतना आसान नहीं है। और ये सीटें कौन सी है, मैं थोड़ा आपको नाम भी बता देता हूं। रामटेक है, जालना है, उत्तरी पश्चिमी मुंबई है, दक्षिण केंद्रीय मुंबई है, शिरडी है, भिवंडी है और वर्धा है। भाजपा ने तो ऐलान भी कर दिया बहुत सारी सीटों पे, ये अभी भी उलझे हुए हैं। और इन सीटों पर मामला दोस्तों ऐसा उलझा है कि उद्धव ठाकरे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस से एक तरह से करार तोड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिमी मुंबई के लिए अपनी तरफ से अमोल कीर्तिकर के नाम की घोषणा कर दी है। और इस सीट पर जानते हैं कांग्रेस की तरफ से कौन दावा ठोक रहे हैं? संजय निरुपम। जब संजय निरुपम को पता चला कि उद्धव जी ने ये हरकत की, अपनी तरफ से ये सीट की घोषणा कर दी है, तो उन्होंने शिवसेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया, एक्स अकाउंट पर, जो ट्विटर है। क्या लिखा है थोड़ा देख लीजिए। कल शाम बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से एमवीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया अपनी तरफ से। रात से ही फोन आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? एमवीए की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जो 8-9 सीटें पेंडिंग हैं, उनमें यह सीट भी है, ऐसा कांग्रेस के उन साथियों ने मुझे बताया है जो सीट शेयरिंग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। फिर शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या? या फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है? अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब देखते जाइए क्या क्या लिख रहे हैं। शिवसेना की तरफ से जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया गया है वो कौन है? खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज है। अब देखिए क्या क्या बता रहे हैं। उन्होंने खिचड़ी सप्लायर से चेक में रिश्वत ली है। खिचड़ी स्कैम क्या है? कोविड के जमाने में मजबूर प्रवासी मजदूरों को बीएमसी की तरफ से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्यक्रम था,
गरीबों को खाना खिलाने के स्कीम में से शिवसेना के प्रस्तावित उम्मीदवार ने कमीशन खाया है। ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखिए, ईडी के साथ खड़े हो गए। क्या ऐसे घोटालेबाज उम्मीदवार के लिए कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता प्रचार करेंगे? दोनों पार्टी के नेतृत्व से मेरा विनम्रतापूर्वक मेरा यह सवाल है। यह है गठबंधन महाराष्ट्र में। आप देख लीजिए, ये लड़ रहे हैं या मिलकर लड़ रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं, आप सोचिए। और कांग्रेस और शिवसेना के बीच सिर्फ सीटों को लेकर ही उलझन नहीं है दोस्तों, बल्कि उद्धव की शिवसेना जिस तरह से अपने आप को हिंदुत्ववादी कहती है, उससे भी कांग्रेस को हमेशा हमेशा ऐतराज रहता है। कांग्रेस श्री राम मंदिर और वीर सावरकर की विरोधी है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन शिवसेना इसकी प्रबल समर्थक है। तो ये खिचड़ी पक रही है, आप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर साथियों, महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक राजनीति की जमीन बहुत तेजी से बदल रही है। राज्य की जनता ये देख रही है कि भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए क्या इन क्षेत्रीय पार्टियों की सोच और रणनीति देश को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली बना सकेगी। लोकसभा का चुनाव देश के लिए होने जा रहा है, इसलिए जनता एक ऐसे व्यक्ति या पार्टी का चुनाव करना चाहती है जो देश को सशक्त नेतृत्व दे सके। यही कारण है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के प्रति एक जबरदस्त उत्साह और विश्वास जनता के मन में है। तो मैंने आपको दोस्तों दो राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु की कहानी दिखाई, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु में तो भाजपा का कोई बेस ही नहीं था, आपको पता है। लेकिन देखिए, अगर तमिलनाडु की पार्टियां इस तरीके से जुड़ने को बेताब है, वहां के लोग, वहां के स्टार, और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति दिख रही है, तो आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव का जो रुझान है वो क्या बता रहा है। अब की बार 400 पार का नारा बेवजह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपके मन में कौन सी चीज़ें उभर रही हैं, क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर बताइए। कैसी लगी कहानी, आप किस तरीके से इसे देखते हैं, ताकि अपना एक संवाद का सिलसिला भी बना रहे। और आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।